Hello students, welcome to ATP Star, the super learning platform. I am your Anushka ma'am और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंट्रोडक्शन टू मोल। तो आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो अच्छा लगना ही है, आई नो दैट, तो प्लीज वो लाइक वाला बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन टू मोल की बात करें तो सबसे पहले मोल को समझने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस को समझना पड़ेगा, राइट? एक वर्ड जो होता है स्टोइकियोमेट्री, समझते हैं, इतना इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, प्रोनाउंस करने में बड़ा मस्त लगता है, स्टोइकियोमेट्री। तो ये है क्या? स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है? केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच होती है जहां पर केमिकल रिएक्शंस के डेटा गिवन होते हैं और ये उससे डील करती है। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो केमिकल रिएक्शंस की कैलकुलेशंस वगैरह से लिंक्ड होती है उसे कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है मोल कॉन्सेप्ट, एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। हम दोनों पढ़ेंगे, आज नहीं बट हाँ 11th में हम दोनों पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करें तो ये तो आपका बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक में, राइट? लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन भी आपका 11th में ही है और रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो आपका कौन से टॉपिक कब आएगा? ये आपका सेकंड बुक जो होगी ना एनसीईआरटी की, उसमें देखना वो जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं, स्टोइकियोमेट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस और केमिकल डेटा, राइट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप स्टोइकियोमेट्री की बात कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, तो हम अभी बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे बट अभी नहीं। तो चलिए मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशंस जो होती हैं वो कैसे होती हैं? आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप मोल कॉन्सेप्ट यूज कीजिए या फिर आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, रिएक्शंस को बैलेंस करना, राइट? रिएक्शंस क्या होती हैं? चलिए ये समझिए। अगर हम यहाँ पर रिएक्शंस की बात करते हैं तो ऐसा होता है ना, A + 2B गिव्स 3C + 4D, कुछ इस तरह की रिएक्शंस हमने देखी हैं। तो अब आपको इसमें क्या समझना है? ये क्या है, ये क्या है, ये 2 3 4 ये कैसे आया? ये जब हमने रिएक्शंस को बैलेंस किया तब आया, राइट? तो बैलेंस करना भी हम सीखेंगे। अब आपको क्या समझना है कि कब हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कब हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर आप बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन तो आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट यूज करना इजी होता है। अगर आपकी रिएक्शन अभी बैलेंस्ड नहीं है तो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट? तो बैलेंसिंग के साथ अगर आपको करना है तो आप मोल कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। सेम ही क्वेश्चन को आप मोल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी। तो टेंशन तो नहीं लेनी है क्योंकि मैम आपको दोनों समझाएंगे, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले हम मोल कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी हम स्टडी करेंगे। परफेक्ट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मोल। मोल तो मैम डिस्कस कर लेंगे, पर ये क्या कर दिया? फ्रूट्स हैं यहाँ पर, दाल है यहाँ पर, मैम भूख लग गई ओके, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि मैम ने यहाँ पर ये इतने खाने पीने का सामान क्यों ला रखा है। तो चलिए सबसे पहले आप एक चीज समझिए, जब भी आप बनाना की बात करते हैं तो जनरली क्या होता है, हम क्या कहते हैं? हम ऐसा कहते हैं भैया 2 बनाना दे दो, भैया 4 बनाना दे दो, नहीं ना। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भैया 1 डजन बनाना दे दो, राइट? 1 डजन यानी कि 12 बनानास दे दो, ऐसा बोलते हैं, राइट? परफेक्ट। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दाल आई। क्या आप ऐसे कहते हो कि भैया ऐसे करो 250 दाल दे दो? अगर ऐसे बोला ना भैया पागल हो जाएंगे, राइट? यस, तो ऐसा तो नहीं बोलते कि 250 दाल दे दो। हम क्या कहते हैं? भैया 1 kg दाल दे दो या फिर ½ kg दाल दे दो, इस तरीके से बात करते हैं, राइट? सेम गोज फॉर ग्रेप्स की बात करेंगे तो ऐसे तो नहीं बोलते कि भैया 50 ग्रेप्स दे दो, केजीज में बात करते हैं इसकी भी, राइट? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पर डजन की बात करें
तो 1 डजन यानी कि 12 बनानास, मुझे पता है, राइट। अगर मैं यहां पर केजी की बात कर रही हूं तो आई नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। वहीं पर अगर आप ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स भी हमें पता है कि 1 kg का मतलब 1000 ग्राम्स है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी वर्ड्स, अपना काम आसान कर लिया। कैसे आसान कर लिया, हम ना बहुत लेजी हैं, हम बोलना नहीं चाहते ज्यादा, राइट। हम ऐसे नहीं बोलना चाहते कि 12 बनानास दे दो, हम बोलना चाहते हैं कि 1 डजन दे दो ताकि ये अंडरस्टूड हो, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे 2 डजन बनानास चाहिए, तो 2 डजन का मतलब यही है ना कि मैं बोल रही हूँ कि 12 into 2 दैट इज 24 बनानास मांग रही हूं मैं, है ना। तो मेरे मन में ये चीज बिल्कुल क्लियर है, तो काम आसान हो गया, राइट। तो अब आपको क्या समझना है समझो। अगर मैंने आपको ये बोला, मोल को मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि अगर मैंने आपको ये बोला कि 24 बनानास, तो 24 बनानास का क्या मतलब है, आप क्या बोलोगे, 24 बनानास मतलब 2 डजन। ये फाइंड आउट कैसे किया, ये कैसे फाइंड आउट कर लिया, आपने क्या किया, आपको पता था कि 1 डजन में 12 होते हैं, मैंने 24 मांगे हैं, यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 12, और आपने बोल दिया 2 डजन, है ना। ये बात तो क्लियर हो रही है, बस यही चीज होगी मोल में। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और पता है ये बहुत लार्ज नंबर्स में होते हैं, बहुत बहुत लार्ज नंबर्स में। तो अगर हम इनको 1 2 3 4 5 कैलकुलेशन करने बैठे तो बस प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा बड़ी। तो उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने यूज किया वर्ड मोल। क्या यूज किया, वर्ड मोल। उन्होंने कहा कि 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23, बस इतनी सी बात बोली। तो अब अगर मैं बोल दूं कि मुझे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुझे नहीं, मैं बोल दूं कि मुझे नहीं, मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रही हूं, राइट। इसी तरह से अगर आप 1 मोल प्रोटॉन बोल दोगे तो सेम बात वही हो जाएगी कि भाई 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 प्रोटॉन्स की बात हो रही है, राइट। सिमिलरली आप न्यूट्रॉन्स की बात कर सकते हैं। और भी साइंटिस्ट ने काम आसान कर दिया कि यार इतना बड़ा नंबर भी क्यों लिखें बार बार, आप ऐसे करो, इसको ना Na से रिप्रेजेंट कर दो। ये क्या है, Na यही है, Na का वैल्यू यही है, और इसको एक नाम दे दिया जिसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से मेरे को एक चीज तो समझ आ गई कि 1 मोल का मतलब कोई साइंटिफिक चीज नहीं है। 1 मोल का मतलब सिंपल सा है कि वही वो एक नंबर को बता रहा है, वो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23, उसी को Na बोल दिया जाता है, उसी को एवोगैड्रो नंबर बोल दिया जाता है, राइट। चलिए इतना तो हमें क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोल क्या है, इट इज अ यूनिट टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड सो ऑन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आ गए, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल बनानास, तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब भी यही है कि 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 बनानास, राइट। तो ये तो मुझे क्लियर हो गया, आगे बताओ। आगे कहता है दैट 1 मोल रिप्रेजेंट्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एनी एंटिटी। कोई भी एंटिटी हो सकती है, बनाना भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, दाल भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट कहता है दैट एवोगैड्रोस नंबर इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में इसे मान रहे हैं या यूएस में इसे मान रहे हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यही वैल्यू रहेगी जब भी एवोगैड्रो नंबर आएगा, आंखें बंद करके, मतलब है 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23, राइट, परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला 1 मोल Cl एटम, ठीक है, तो मुझे पता है 1 मोल का क्या मतलब है, 1 मोल का मतलब है G1Na। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23। Cl एटम्स है तो यहां पर आ जाएगा क्लोरीन एटम्स,
चलो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा अब तक। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, 2 मोल्स ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स। जल्दी से मुझे वीडियो को पॉज करो और ये बताओ कि अगर मैं बोल रही हूं 2 मोल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स तो इसके अंदर Cl के एटम्स कितने हैं? आई वॉन्ट कि आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बिना मेरा आंसर देखे पहले खुद सॉल्व करके मुझे ये बताओ कि Cl एटम्स कितने हैं 2 मोल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स में। करें? चलिए, अगर हम यहां पर 2 मोल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स की बात करें हैं, यानी कि 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा Cl2। समझ आ रहा है? राइट। अब आपको क्या समझना है, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 2 Cl एटम है, Cl2 लिखा है ना, Cl, तो ये एक मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं Cl के? 2 एटम्स हैं, राइट। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स में 2 Cl2 के मॉलिक्यूल्स होते तो कितने एटम्स होते Cl के? 2 इंटू 2 होते। एक में 2 हैं तो 2 में 4 है, राइट। परफेक्ट। इसी तरह से अगर यहां पर मैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ Cl2 बोल देती तो कितने हो जाते? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ Cl एटम्स। ये समझ आ रहा है? ये सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर है तो डाउट होगा ही नहीं, राइट। परफेक्ट। तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर Cl एटम्स हो गए। लेकिन मेरे पास में क्या 1 मोल है? नहीं, मेरे पास में तो 2 मोल्स गिवन है। 2 इंटू Na है तो कितने Cl एटम्स होंगे? 2 इंटू Na, Cl2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो Cl के एटम्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ Cl एटम्स होंगे। ये था इंटरेस्टिंग चीज, यानी कि 4 एवोगैड्रो नंबर, यानी कि आंसर आ जाएगा 4 इंटू Na, या फिर आप बोलिए इसे 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 Cl एटम्स। ये था सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ आ गया तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉलिक्यूल क्या है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, यूनिटरी मेथड आपको जनरली यूज करना है कि एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हैं, तो अगर मेरे पास में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो एटम्स कितने होंगे? Na इंटू 2 होंगे, और इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, चलिए इसको अगर समझ आया है तो अब आपको कुछ होमवर्क करना है, ठीक है। होमवर्क, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं आपको। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। मैं यहां लिख रही हूं नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। किसमें? 2 मोल NO2 में। किसमें? 2 मोल NO2 में आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया टोटल एटम्स। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये हो गया एटम्स। सेकंड आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसी 2 मोल ऑफ NO2 में, 2 मोल NO2 में O एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका होमवर्क है। अगर ये समझ आया तो वो आपको बहुत आसान लगेगा। क्या करना है, 2 मोल NO2 में पहले तो टोटल एटम्स बताने हैं और फिर ऑक्सीजन के एटम्स बताने हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर रिप्लाई कीजिएगा, मैं आपके आंसर का रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो कभी भी ना कोई भी फॉर्मूला याद करने का फायदा नहीं है, हम डिराइव करना सीखेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, चलिए देखिए। जब मैंने आपको 24 डजन बोला था तो आप 24 डजन नहीं, सॉरी, मैंने आपको 24 बनानास बोला था ना, यस। तो 24 जब मैंने आपको बनानास बोला और मैंने आपसे पूछा कि कितने डजन हुए, तो आपने कैसे फाइंड आउट किए थे? आपने कहा था मैम 24 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 2 डजन हुए। ये कैसे निकाला आपने? ये क्या थी वैल्यू? 12। ये आपकी रेफरेंस वैल्यू थी जो आपको पता था कि एक डजन में 12 होते हैं, राइट। तो यानी कि ये क्या है, ये है भाई रेफरेंस। सिमिलरली ये क्या था, ये आपको गिवन वैल्यू थी।
है ना, ये मैंने आपको दी थी, मैं कितने भी दे सकती थी, तो मैंने आपको गिवन वैल्यू दी थी, तो आपने डजन फाइंड आउट कर लिया था। सेम इसी तरह से आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है समझो। अगर मैं आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए बोल रही हूं, तो मोल कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए होगी। रेफरेंस वैल्यू क्या होगी, यहां पर एक डजन की वैल्यू जो थी वो रेफरेंस थी, तो यहां पर एक मोल की जो वैल्यू होगी वो रेफरेंस होगी, यानी कि एवोगैड्रो नंबर आपका रेफरेंस वैल्यू होगा। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा कितने गिवन वैल्यू है, राइट। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा गिवन नंबर। ये समझ आ रहा है क्या किया मैंने, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, कैलकुलेट कैसे होंगे, बिल्कुल इससे रिलेट करके आपको समझना है। जो भी आपको गिवन नंबर होगा वो लिख दो, डिवाइड कर दो उसको किससे, आपकी रेफरेंस वैल्यू से। रेफरेंस वैल्यू क्या है, 1 एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो बस ये फॉर्मूला बन गया, या तो इसे रट लो या फिर इसे समझ लो, ज्यादा इजी है समझ लो ताकि कभी भूलो नहीं। कैसे आया वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, परफेक्ट। अगर ये क्लियर है तो अब तो कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन कर देते हैं, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, दैट 1.2 इंटू 10⁻25 Cl2 मॉलिक्यूल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स। अब आपको ना बहुत सारी चीजें यहाँ पर अंडरलाइन करनी है। उसने बोला आपको मोल्स ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, यानी कि आपको इस बार एटम्स नहीं फाइंड करने, आपको Cl2 मॉलिक्यूल के ही मोल्स फाइंड आउट करने हैं। हमें पता है कि हम मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला रटने की तो जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है कि यहां पर तो आएगा रेफरेंस वैल्यू, दैट इज योर एवोगैड्रो नंबर। ऊपर क्या आएगा, जो वैल्यू हमें गिवन है, हमें क्या वैल्यू गिवन है 1.2 इंटू 10⁻25। ये समझ आ रहा है, आना चाहिए, बड़ा इजी है। बस नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ये आ जाएगा क्या 1.2 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। रेफरेंस वैल्यू थी, सिंपल डिवीजन करना है। अगर मैं अप्रोक्स देखूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 के बराबर है, 6.022 है तो अप्रोक्सीमेटली 6 है, राइट। ये 1.2 है तो ये अगर 1 है तो ये 0.2 के इक्वल होगा। ये 10⁻23 है, ऊपर जाके क्या वैल्यू रह जाएगी 0.2 इंटू 10⁻25 में से 23 गया, 2 बच गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 दैट इज 20। तो जो मोल्स आए, मोल्स किसके मोल्स आए हैं, ये Cl2 के, Cl2 मॉलिक्यूल के मोल्स आ गए 20। तो अब अगर ये तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, बट अगर आपसे ये पूछा होता कि इसके अंदर Cl के एटम्स कितने हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 में 2 एटम्स होते हैं, राइट। तो अब मैं यहां क्या लिखूंगी कि एक मोल Cl2 में 2 Cl एटम्स होते हैं। मेरे पास कितने मोल्स हैं, 2 Cl एटम्स होते हैं, नहीं, 2 एवोगैड्रो नंबर से तो मल्टीप्लाई करना है, वो नहीं भूलना है। देखो ऐसी चीजें ही ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ Cl एटम्स होते हैं। जब आप एक मोल Cl2 की बात करते हो, आपके पास में 20 मोल्स हैं Cl2 के, तो 20 मोल्स में क्या हो जाएगा, 20 मोल्स में 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 1 इंटू 20 कर दो, विच इज 40 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ Cl एटम्स होंगे। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ यहां तक पूछा गया था, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि Cl एटम्स कितने हैं तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करते, राइट। तो अगर ये चीज क्लियर है तो मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर है। हम इस पे और बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहां तक आपको आना बहुत जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, राइट। ओके, थैंक यू।